नमस्कार। आजकल देश में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर हरियाणा और पंजाब में जो इस वक्त की सरकार है हमारी केंद्र की, वो पहले अध्यादेश लेकर आई थी, क्योंकि अध्यादेश की ज़िंदगी महज 6 महीने की होती है। उसके बाद वो खुद ब खुद रद्द हो जाते हैं। तो सरकार ने अब इन्हें बिल के रूप में पारित कराया है। और ये जो 3 कृषि बिल हैं, इसमें किसानों को और दूसरे लोग हैं उन्हें कई बातों पर एतराज़ है। ये जो बिल हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को एतराज़ है वो है कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें कहा जा रहा है कि किसान जो हैं वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसमें जो अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसी उसमें काम में कोई विवाद होता है किसान और जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली बड़ी कंपनी है उसके दरमियान, तो जो अथॉरिटी होगी जहाँ पर सुनवाई होगी वो कोई सिविल कोर्ट ना होकर वो एक सुलह बोर्ड होगा। और ये जो कंसिलेशन बोर्ड होगा उसमें एसडीएम के सामने सुनवाई होगी और एसडीएम को बहुत ज़्यादा अख्तियार इसमें दिए गए हैं। इसके बाद जो सेकंड अपील होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने होगी। और ये हिंदुस्तान में कोई आम समझ वाला व्यक्ति, कोई आम फहम वाला व्यक्ति बता सकता है कि ये जो सिस्टम के नुमाइंदे होते हैं, एसडीएम, डीएम, इनका रुख किधर होता है। इनकी जो वफादारी होती है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के साथ होती है, या उन लोगों के साथ होती है जिनके पास सरमाया होता है, जिनके पास माता लक्ष्मी की कृपा होती है। ये भी बड़े दुख की बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए कर आते हैं, और तमाम जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो इन कंपनीज़ में काम करते हैं, और वो अपनी सलाहियत का, अपनी काबिलियत का जो इस्तेमाल करते हैं वो देश को, समाज को या किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, अपने मालिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। और क्योंकि अभी इतनी समझ नहीं है हिंदुस्तान में, बड़े मोटे मोटे वो ये इसके नियम कायदे बनाते हैं, अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं। किसान हैं जो छोटे लालच के लिए समझ नहीं पाता है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो किसान है वो सदियों से, हमेशा से वो आर्थिक रूप से तंगहाली का जीवन जीता रहा है। चंद लोगों के लिए आप कह सकते हैं जिनकी ज़मीनें बिक गई, इन्हें कॉम्पनसेशन मिल गया, वो एक अलग मुद्दा है, उन्हें हम किसान भी नहीं मानते हैं। तो वो आ जाता है इनके बहकावे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान में जो खेती है वो बहुत बहुत छोटी जोत है। हिंदुस्तान में जो है वो आज़ादी के बाद ही ज़मींदारी को हटाया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लागू किया गया, तमाम चीज़ें की गई। वैसे तो सब कुछ ऐसा ही रहा, फौज, पुलिस, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोग रहे, लेकिन किसानों को सबक सिखाया गया, बड़े किसानों को। खैर बहरहाल देश की तरक्की के लिए ऐसे कदम उठाए गए तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन सही बात तो ये है, हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में लघु और सीमांत किसान हैं, और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, वो तो वैसे ही अपनी ज़िंदगियां जी रहे हैं। ये फ़लसफ़ा जो है वो विदेश का है, जहाँ पर कई कई हज़ार एकड़ के फार्म हाउस होते हैं। अब हिंदुस्तान में सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। कभी नेहरू जी भी बहुत बड़ी वकालत किया करते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, लेकिन उस वक्त जो सलाहकार थे उनके आसपास के लोग, उन्होंने सही सलाह दी और उस वक्त ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो हमारी सरकार है उसके दिमाग में कुछ ऐसा है, वो शायद इसके ज़रिए किसानों की एक नई किस्मत लिखना चाहती है। इसके अलावा एक बिल में जो बात कही जा रही है कि किसानों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर अपने उत्पाद को बेचने का हक हासिल हो जाएगा। तो सही बात तो ये है कि जो किसान बहुत छोटा है, जिसकी ज़िंदगी बामुश्किल चलती है, वो किस तरीके से पूरे देश में जाके अपना उत्पाद बेचेगा। सही बात तो यह है कि उत्पाद व्यापारी बेचेंगे। और आज भी जिन लोगों को समझ है, जो बड़े शहरों में बैठकर हिंदुस्तान की हकीकत के ऊपर कोई ऐसे नहीं लिखते हैं, वो जानते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, वो ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें वो तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं। वो करते तो व्यापार हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन वो किसान का फर्जी लबादा उड़ देते हैं। उन्हें टोल टैक्स में भी छूट मिलती है और कहीं भी अपने माल को लाने ले जाने की जो है वो सुविधा मिल जाती है। तो ये तो खैर पहले से ही लोगों को सुविधा प्राप्त है जो काश्तकारी में लगे हुए हैं।
हिंदुस्तान के किसान को तो हमेशा से ही तकलीफ़ें झेलने की आदत रही है, चाहे वो मौसम हो, जंगली जानवर हों, पशु पक्षी हों, सरकारी हुक्काम हों, वो तमाम लोग। और पहले भी हुआ करता था जब रियासतें थी, बहुत सारे राज्य थे अलग अलग, उनकी फ़ौजें गुजरा करती थी तो उनके जानवर खाते थे फसलों को, सैनिक उजाड़ देते थे। और जब वो दुश्मन देश पर हमला करते थे तो सबसे पहले जो वहाँ की खेती बाड़ी थी या तो उसको जला दिया जाता था या लूट लिया जाता था। तो ये तो खैर पुरानी बात है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी किसान कभी भरपेट नहीं खा पाता था, लगान ले लिया जाता था। जो राजा था वो भी उसका आधे से ज़्यादा जो गल्ला है उसे हत्या लिया करता था। और तमाम लोग जो है वो किसानों की बात करते हैं, किसानों के ऊपर सियासत की जाती है। लेकिन अब तो नैरेटिव ही चेंज कर दिया गया है। अब किसान के दिमाग में बात डाल दी गई है कि खेती, क्यारी, काश्तकारी और तमाम जो उसकी जो पुरानी परेशानियां रही हैं, पुरानी जो उसकी असुविधाएं रही हैं, जो कष्ट उसके रहे हैं, अब वो मुद्दा नहीं है। चुनाव में राजस्थान के किसान कहता है कि जब देश ही नहीं बचेगा तो खेती करके क्या करेंगे। यानी कि अब जो किसान हैं उसे अपने अपनी सच्चाई की, अपनी नराई की और अपने माल को बेचने से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है। और जब ऐसा नैरेटिव बन जाए देश में तो कोई क्यों करके फिक्र करे खेती की, एग्रीकल्चर की। इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, वो पंजाब और हरियाणा में क्यों हो रहा है, हमें इसकी जड़ में जाने की ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हरियाणा और पंजाब में जो मंडी व्यवस्था वो बहुत अच्छी है। किसानों का जो माल है, जो एमएसपी के दायरे में आता है, वो बाकायदा वहाँ पर ख़रीदा जाता है। और जो दूसरे सूबे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ तो खैर वो सरकारी जो गल्ले हैं उनकी खरीद की जो लगती हैं, सीजनल दुकानें जो सरकार लगाती है, उसमें ज़बरदस्त बेईमानी होती है। कम तोला जाता है, किसानों के अनाज को खारिज कर दिया जाता है कि ये गंदा है और ये भीग गया है। इसके अलावा कम तोलने के अलावा उन्हें पेमेंट जो बहुत बाद में मिलता है। और जो तमाम तरह की जो बेईमानी होती हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में बहुत बेहतर है और वहाँ पे अच्छी तरीके से ख़रीदारी की जाती है। कई मरतबा पहले भी हुआ है कि यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरियाणा में जाकर अपना गेहूँ बेचा है, हमने खुद बेचा है, इसका हमें ज़ाती तजुर्बा है। और इसके अलावा ये जो कहा जा रहा है कि किसान जो है अपना माल अब बाहर बेच पाएगा, वो तो हमेशा से बेचता है। बहुत सारे किसान हैं जो हमारे यहाँ से जाते हैं, जो हमारे यहाँ से फल या सब्जियाँ सीधे आज़ादपुर मंडी जो है दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वहाँ पर जाकर बेचते हैं। दरअसल किसान के सामने मजबूरी ये है कि वो अपना माल खुदरा में नहीं बेच सकता है, उसके पास ज़्यादा सामान होता है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि अपनी दुकान लगा लेगा, जाहिर सी बात है उसको किसी बड़े व्यापारी या आढ़ती के पास ही जाकर बेचना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैं तो इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं कहता हूँ, उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस कहता हूँ। क्योंकि सरकार तय कर देती है कि नहीं साहब, आपका 1,000 रुपये कुंटल से ज़्यादा का बिकेगा ही नहीं। और फिर जो व्यापारी है वो इस बात को पकड़ लेता है, वो 1,000 की बजाय 800 में बेचता है। अगर सरकार एमएसपी 2,000 करेगी तो 1,800 का बेचेगा। और अगर सीधे सीधे मार्केट के हवाले कर दिया जाएगा तो मार्केट दाम को बढ़ाएगा। क्योंकि अब वो मोनोपोली वाली बात नहीं है कि नहीं साहब वो सारे व्यापारी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। किसान और दूसरे लोग भी समझते हैं कि कैसे इनके चक्रव्यूह को तोड़ना है। और क्योंकि अब दिक्कत ये है कि सरकार जो खरीद करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है और तमाम जो सरकारी एजेंसीज करती हैं, वो किस कदर बेईमानी करती हैं, किसान को लूटती हैं, कम तोल कर उसके माल को ख़राब बताकर उसके बाद वो जो गल्ला खरीदते हैं, जो किसानों की जो फसल खरीदते हैं, वो खुले में पड़ी रहती है। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए मोटी मोटी तनख्वाह है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अनाज उसका भीग रहा है बारिश में, उसे ढकने के लिए नहीं है। वो इसका कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो जो उसके मुलाजिम हैं वो खुद उस पर पानी छिड़क रहे हैं ताकि वो ख़राब हो जाए। अब ये कितनी विचित्र बात है कि जो उगाने वाला है उसको सही दाम नहीं मिल पाता और जो खाने वाला है उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। 1 रुपये किलो का टमाटर 50 पैसे रुपये किलो का टमाटर किसान को पड़ता है। और जब वो ठेले पे बेचने वाला होता है उसे 40 रुपये किलो बेचता है, बेच सकता है तो खैर उसको बेचने के लिए जगह भी सरकार की मिल रही है, वो अपनी
लगा लेता है, रेहड़ी पटरी पर बेचता है, उसके अलावा उसे कुछ और देना नहीं पड़ता है। और वो अगर उसका टमाटर नहीं बिकेगा तो कल को आलू बेचेगा, आलू नहीं बेचेगा तो कोई दूसरी चीज़ बेचेगा। लेकिन किसान के साथ समस्या ये है कि अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। वो तो जाहिर सी बात है, उसे तो वहीं काम करना है। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें किसानों के सामने हैं। इसके अलावा जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको मैं संशोधन करने की बात की जा रही है कि दाल है, अनाज है, प्याज है, आलू है, तेल है, इस पर पहले की तरह बंदिश नहीं होगी जो पहले स्टॉक करने पर बंदिश हुआ करती थी। ये तो खैर बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है आजकल, एक छत्र सत्ताधारी दल, उसका जो कोर वोट बैंक है, उसकी बहुत पुरानी मांग है, वो बहुत बड़ा समर्थक है इस चीज़ का। और क्योंकि आप देखेंगे जब किल्लत होती है प्याज की तो बहुत जगह से खबरें आती हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दूसरी जगहों पर, वहाँ पर व्यापारियों के गोदाम में कई कई हज़ार क्विंटल प्याज और दूसरी चीज़ों का स्टॉक जमा है। तो ये तो है, बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि गन्ना किसानों के साथ हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, गन्ने के छोटे मोटे उद्योग लगते थे कि जो खांड बनती थी, खांडसारी, खांड, गुड़, वो तमाम चीज़ें धीरे बंद होती जा रही हैं। किसान मजबूर है, उसे अपना गन्ना जो है चीनी मिलों को बेचना है, और चीनी मिल हर तरह का फ़ायदा उठाती हैं, सरकार से तमाम तरह की सहूलियात लेती हैं, और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं गन्ने के, शीरा है, तमाम चीज़ें हैं, उसको बेचती हैं, लेकिन खुद घाटा दिखाती हैं और किसान भटकता रहता है। और किसान क्या करे, किसान नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किसानों को हिदायत देता है जो कोल्हू पर गुड़ बनाते हैं, नहीं आप इतनी सीमा अवधि के बाहर जाकर, शहर से बाहर जाकर वहाँ जाकर बनाइए, पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। वो तो जो हलवाई हैं उनसे भी कहते हैं आप इस तरह की भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हज़ारों लाखों कारखाने नज़र नहीं आते जो केमिकल को डंप कर रहे हैं नीचे ज़मीन में जाकर। उन्हें ईंट के भट्टे नज़र नहीं आते, तमाम तरह की चिमनियाँ नज़र नहीं आती है। वैसे भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नहीं है ये, वो सब जानते हैं कि वो नेशनल ग्रीड ट्राइब्यूनल है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और सबसे जो हंसी की बात है कि इन जो 3 बिलों का विरोध करने वाले हैं या समर्थन करने वाले हैं, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर जिसमें जो अक्सरियत है वो तो खेतीबाड़ी करती भी नहीं है, ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन विरोध हो रहा है इस आधार पर क्योंकि वो इस वक्त जो पार्टी सत्ता में उसके विरोधी हैं, और जो समर्थन कर रहे हैं वो उस पार्टी के समर्थक हैं। यानी कि सियासी झुकाव की बिना पर इस बात का विरोध या समर्थन किया जा रहा है, मेरिट के आधार पर कुछ नहीं किया जा रहा। अगर गौर किया जाए तो इन तीनों बिलों में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है जनता के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए, वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, क्योंकि इसमें ये नुकसानदायक है। और बाकी दोनों जो हैं वो किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, और वो एमएसपी वाला खेल भी जो है वो कहीं ना कहीं उससे भी वो पार पा लेगा। और रहा सवाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो वो तो उसके हाथ में है कि वो वक्ती तौर पर किसी लालच में या आसपास का जो गांव का दलाल है जो मिल जाएगा उनसे, जो उसको भरमाने की कोशिश करेगा, वो जो उसे बहकाने की कोशिश करेगा, तो उसके बहकाव में ना करें लंबे वक्त का कि 20 साल का, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 2-3 साल का करें ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें लगे कि नहीं भाई अब इससे हमें नुकसान हो रहा है तो उससे बाहर निकल जाए। वैसे कोशिश तो ये की जाएगी पूरी कि उन्हें फंसाया जाए, क्योंकि जो आते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो देश के लिए और देश के लोगों के लिए सोचेंगे, लेकिन वो अपने मीर जाफरी फ़र्ज़ को अंजाम देंगे। लेकिन ये है कि किसान भी कोई इतना भोला नहीं है, वो अपने 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 स्वार्थ को, अपने फ़ायदे को समझता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फैसला करने से पहले वो यूँ ही बहकावे में आ जाएगा, उसे बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। और खुद मुख्तारी जो है वो काश्तकारी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसान कोई मजदूर नहीं होता, जहाँ पे ज़मीन अधिग्रहित कर ली जाती है वहाँ पे किसान मजदूर बन कर रह जाता है। किसान की एक अपनी अलग ज़िंदगी होती है, वो उसके पास अपना खेत खलिहान है, उसके पास मवेशी हैं, जिससे दूध उसकी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन जब दूध के लिए पशु रखने पड़ेंगे, पशुओं के लिए चारा कहाँ से आएगा, वो खेती बाड़ी से आएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो भूल जाता है, उसे लगता है कि पहले की तरह उसे तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। और नेताओं के बहकावे में ना आए,
चाहे वो किसी सियासी दल का हो। वैसे जो आज किसान के नाम पे नेतागिरी करते हैं वो किसान कम होते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उनका खेती बाड़ी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, वो तमाम किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। वैसे जो थोड़ी बहुत किसानों से हमदर्दी रही है वो तीसरे मोर्चे को रही है, बाकी और लोगों को तो नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं कम्युनिस्ट बड़ी किसानों की बात करते हैं, झूला लटका कर और क्रांति की बात करके उन्हें वो एक किसान में चे गुआरा माओ से तुंग और तमाम लोग लेनिन की बात करेंगे और फिर किसानों की बातें करेंगे। ये बात अलग है कि बंगाल में किसानों की सबसे ज़्यादा बदहाली रही। और मुझे जो अपनी याददाश्त में जो बात याद आती है वो ये है कि पहली बार जो बेशर्मी और बदतमीज़ी किसी नेता के मुंह से सुनी, जिसने खुलेआम कहा कि अगर किसानों ने कहा था कि अगर हमें सही दाम नहीं मिले तो हम नहीं बेचेंगे, अपने घर में स्टोर कर लेंगे, तो बेशर्मी से कहता है चतुरानंद मिश्र, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था कम्युनिस्ट पार्टी के कोटे से, वो बेशर्म कहता है कि अगर किसानों ने हमें अपनी उपज नहीं बेची तो हम उन पर लेवी लगा देंगे। पहली बार सुना कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ही ऐसी बात कह सकता है। ये बात अलग है कि जिन्होंने सियासी मूछें रख ली हैं, जो ज़बान दराजी में आगे रहते हैं, उन कम्युनिस्ट नौजवान नेताओं को शायद इस बारे में इल्म ना हो। खैर, किसान जुझारू है, संघर्षशील है, सदियों से उसने मुकाबला किया है और वो करेगा आइंदा भी। बन जाने दीजिए इन कानून को। कानून तो पहले से भी बनते रहे हैं और हमेशा बनते रहेंगे। इससे पहले जो किसानों की बेहतरी के नाम पर कानून बनाए गए, क्या उन्होंने किसानों की बेहतरी कर दी? तो ये जो कानून है, जो 3 कानून हैं, इनसे भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कहा कि 2 कानूनों से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, तो उससे तो खुद सरकारों को परेशानी होगी, क्योंकि प्याज ने जो बड़ा अहम एक उत्पादन है किसानों का, उसने न जाने कितनी बार कितनी सरकारों को रुलाया है। सरकारें बदल गई हैं प्याज के नाम पर। तो अभी ये जो कानून आ रहे हैं इनको भी आने दीजिए। हो सकता है कि हमारा जो हमारा नहीं और दूसरे लोगों का भी जो एक अंदेशा है, जो उनकी शंका है कि इससे नुकसान पहुंचेगा, ऐसा ना हो। इन तीनों बिलों से तीनों लोगों को खतरा है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें सरकारों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर किसी वजह से शॉर्टेज हुई इन तमाम ज़रूरी वस्तुओं की तो सरकार के प्रति नाराज़गी पैदा होगी, यानी कि जिम्मेदारी, ये खौफ सरकार के हिस्से में रहा। अब रहा दूसरा सवाल, जो जिम्मेदारी है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। वो जिम्मेदारी किसानों के ऊपर ज़्यादा है। कोई आपसे ज़बरदस्ती आपकी कनपटी पर पिस्तौल रखवा कर तो आपसे सिग्नेचर नहीं करवा लेगा किसी मुआहदे पर, किसी समझौते पर कि नहीं साहब आपको ऐसा करना है, तो आपके हाथ में मत फंसिए किसी लोभ में, किसी लालच में। तीसरा जो है वो कि आप अपना उत्पाद मंडी समिति के और उसके जो हैं उनके बाहर बेच सकते हैं, तो उस पर वो ज़्यादा हो सकता है कि वो बेहतरी हो जाए किसानों की, क्योंकि सरकार ने जो एक बंदिश लगा दी है, जो एक सीलिंग लगा दी है, नहीं साहब ये है वो, मैं फिर कहता हूँ कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है। हो सकता है कि जब ये बाज़ार में लोगों को ज़्यादा मौका मिले और बाज़ार के हवाले हो जाए तो हो सकता है कि वो कृषि उत्पाद को बढ़ाएं। फिर कुछ लोग रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं साहब, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको महंगा खरीदना पड़ रहा है और हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसे लोग आएंगे। क्योंकि अगर इसमें लगेगा कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है, व्यापारियों को भी फ़ायदा हो रहा है, तो ये बात भी कुछ लोगों को नागवार गुजरेगी। बहरहाल सही बात तो यह है कि अगर सरकार ने कानून बना दिया है तो आम जनता की इस देश में क्या हैसियत है सिवाय वोट देने की, तो वो कुछ नहीं कर सकती। इंतज़ार कर सकती है और अपनी अपनी रणनीतियाँ बना सकती है, और वक्त के साथ साथ इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि ये तमाम जो बातें सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो जनहित में हैं या जनता के खिलाफ हैं, और हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए और अपने अपने तरीके से अपने अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।